Hello students, welcome to all in another session of chemistry class। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है टॉपिक मोल कंसेप्ट, जो भी हमने डिस्कस किया वो सब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कंटिन्यू किया था मोल कंसेप्ट, उसमें हमने बात की थी कि जब एग्जामिनर जो प्रॉब्लम हम मोल कॉन्सेप्ट की सॉल्व करेंगे, उन्हें हेल्प करने के लिए हमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है उनके बारे में। जैसे कि हमने मॉलिक्यूलरिटी और एटॉमिसिटी के बारे में बात की, हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बात की, और हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे आता है। ओके, और आज की क्लास में भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास का हेडिंग है, चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, और आज की क्लास में भी हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर से लेने वाले हैं। ये है हमारे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। सो व्हाट इज द topic we are studying together? It is molecular formula and empirical formula। आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात पता है कि व्हाट आर द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होते क्या हैं? जैसे कि मैंने एक सब्सटेंस का नाम लिया सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं NaCl से। NaCl क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इस केमिकल फॉर्मूले को देख करके हमें ये पता लगता है कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक एटम है सोडियम का, एक एटम है क्लोरीन का। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, जैसे कि हमने बात की NH3 के बारे में। ये हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है, एक सब्सटेंस अमोनिया का, जिसे देख करके हमें ये पता लग रहा है कि इस एक मॉलिक्यूल में, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम है हाइड्रोजन के। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, आई होप। तो अगर हम बात करें आपसे वेरी फर्स्ट, देखो आज की क्लास का हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। आपको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय फार्मूला। ठीक है, तो अगर हम फार्मूला की डेफिनेशन लिखते हैं, तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द नंबर of atom of each element present in one molecule of substance। किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उनके कितने एटम हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, दैट इज फॉर्मूला। ओके, अच्छा स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे पूछता हूं। मेरे पास एक फॉर्मूला है C6H12O6। क्या आप जानते हैं ये कौन से कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है बोर्ड पर? Yes, this is glucose. We all know this is glucose. This is the chemical formula of glucose. इसे देख करके हमें ये पता लग रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 टाइप ऑफ एटम हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। इज दिस क्लियर? ओके, मैं आपके सामने एक केमिकल फॉर्मूला और रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज CH3COOH। स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये कौन से सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया? आपको पता है?
ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिटिक एसिड को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अब आप एक बात मुझे बताइए कि क्या ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला में कोई सिमिलैरिटी है? प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ग्लूकोज और एसिटिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला में क्या कोई सिमिलैरिटी है? शायद आपको यहाँ पर देख करके अंदाज़ा नहीं हो रहा कि क्या सिमिलरिटी है। मैं बता देता हूँ। देखिए, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? ये जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, C क्या 2 कार्बन एटम है? बिल्कुल है। 3+1 क्या 4 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं? बिल्कुल हैं। क्या 2 ऑक्सीजन एटम अवेलेबल हैं एसिटिक एसिड में? बिल्कुल हैं। तो क्या जिस तरह से ग्लूकोज C6H12O6 हम लिखते हैं, उसी तरह से मैं एसिटिक एसिड को C2H4O2 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, क्या मैं इसे और सिंप्लीफाइड वे में CH2O भी लिख सकता हूं? देखो, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, 2 एटम कार्बन, 4 एटम हाइड्रोजन, 2 एटम ऑक्सीजन मिलकर के एसिटिक एसिड बना रहे हैं। अगर मैं सबको 2 से, सारे नंबर ऑफ एटम को 2 से डिवाइड कर दूं, तो 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर के एसिटिक एसिड बना रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। अच्छा, यही बात मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं ये कहूं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है, मैंने सभी नंबर ऑफ एटम को 6 से डिवाइड कर दिया, तो हम ये कह देंगे कि 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर के ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? यही स्टेटमेंट हमने एसिटिक एसिड के लिए कहा और यही स्टेटमेंट हम ग्लूकोज के लिए कह रहे हैं। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये एसिटिक एसिड के रेस्पेक्ट में भी सही है और ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में भी सही है। कैसे सही है? ये हमारे पास बन जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या बन जाता है हमारे पास? इंपेरिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C2H4O2 ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं CH2O की बात करूं तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा ग्लूकोज का भी और एसिटिक एसिड का भी। तो अब हमारे पास बात आती है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। देखो, तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में। इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव नंबर ऑफ atom of each element, present in one molecule of a substance। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास में, मैं यही एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास में CH2O, मीन्स 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम का रेशियो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है किसके लिए? इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड। इज दिस क्लियर? ये इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के लिए भी है और ये एसिटिक एसिड के लिए भी है। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर हम ये बात डिस्कस करें व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो स्टूडेंट इसकी भी डेफिनेशन आप लोग नोट करके रखिएगा। इट रिप्रेजेंट
it represent the actual number of atom of each substance present in one molecule of a substance। किसी भी एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम अवेलेबल है इसे रिप्रेजेंट करता है, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, C6H12O6 फॉर ग्लूकोज and C2H4O2 it is for acetic acid। स्टूडेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ में आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला कॉमन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CH2O। ये इंपेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के लिए भी, एसिटिक एसिड के लिए भी है। ये रिलेटिव नंबर बता रहा है, ये एक्चुअल नंबर बता रहा है। इज दिस क्लियर? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो हमारी आज की क्लास का जो हेडिंग है वो यही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्लीज लुक एट हियर केयरफुली। हेडिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन इज रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। सवाल ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन क्या होता है, तो हम उस रिलेशन को लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। हम ये लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n factor, multiply by n, and what is n? Multiple integer, multiple integer। what is n? Multiple integer। स्टूडेंट हो सकता है कि ये फॉर्मूला देख करके ये n क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ये आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। क्या हम इसे एक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करें और समझें कि रिलेशन कैसे होता है इनके बीच में? बढ़े आगे। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of a substance क्या है? ये substance हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, substance having 80% carbon by mass and molecular मास 30 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या दिया गया हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना है एक सब्सटेंस का। ये सब्सटेंस एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 80% कार्बन अवेलेबल है बाय मास, और उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 80 ग्राम, वो 30 ग्राम पर मोल हमें दिया गया है। कुछ नया है? सॉल्व करें। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। स्टूडेंट, अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही अवेलेबल हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है।
नंबर कितने हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे या तो कार्बन के होंगे या हाइड्रोजन के ही अवेलेबल होंगे। क्लियर है ये बात? इस तरह के मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ओके, सो अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। लेट 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका 100 ग्राम अवेलेबल है। तो अगर 100 ग्राम अवेलेबल है, इस 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि एज पर द क्वेश्चन उसमें 80 ग्राम कार्बन अवेलेबल होगा और 20 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। स्टूडेंट, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन में 80% कार्बन दिया है, हमने अज्यूम किया 100 ग्राम सब्सटेंस है, तो 80 ग्राम कार्बन हो जाएगा, 20 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 इज फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप हमारे पास में क्या है? इस जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लोग पता कर लीजिए। अब वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे पता करेंगे। तो हम एक टेबल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले हमने बात की कि एलिमेंट कौन सा है। हमारा एलिमेंट एक बन जाता है कार्बन और दूसरा एलिमेंट हमारा हो गया हाइड्रोजन। इज दिस क्लियर? एक एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन में सब्सटेंस का मास कितना दिया गया है। तो कार्बन का मास दिया गया है 80 ग्राम और हाइड्रोजन का मास दिया गया है 20 ग्राम। क्वेश्चन में कितना मास है कार्बन का 80, तो हाइड्रोजन का हो गया 20। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोल ऑफ कार्बन अवेलेबल हियर, व्हाट आर द मोल्स ऑफ कार्बन अवेलेबल हियर, तो हम मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे तो निकालते हैं। तो मोल क्या हो जाएगा? 80 डिवाइड बाय कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाता है? 12। हम जनरली C12 आइसोटोप ही अज्यूम करके चलते हैं कार्बन का, तो कार्बन का भी यहाँ पर C12 ही अवेलेबल है, तो 80/12 हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20/1। ये 20/1 हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास में आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी अबाउट 6.66 और ये हमारे पास में आ जाएगा अबाउट 20। इज दिस क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये जो मोल हमने दोनों ही एलिमेंट्स के फाइंड आउट किए हैं, इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक सिंपलेस्ट रेशियो। व्हाट इज मीन बाय सिंपलेस्ट रेशियो? कि ये दोनों ही क्वांटिटी कार्बन और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं, ये एक स्मॉल फ्रैक्शन में या एक दूसरे के रेशियो में हम रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए क्या करना है? आप क्या करो, जो भी एलिमेंट मिनिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है उससे दोनों ही सब्सटेंसेस के मोल को डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर मैं 6.66 डिवाइड बाय 6.66 करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1। ओके, और अगर मैं 20 डिवाइड बाय 6.66 करता हूं तो ये मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 3। ओके, तो सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन के लिए कितना हो गया? 1। सिंपलेस्ट रेशियो हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया? 3। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, जो हमारा सब्सटेंस का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा,
वो हो जाएगा CH3। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन के साथ में उसका सिंपलेस्ट रेशियो और हाइड्रोजन के साथ में उसका सिंपलेस्ट रेशियो। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास जो सैंपल क्वेश्चन में दिया गया है वो बन जाता है, कितना बन गया हमारे पास में? CH3। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं इस सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 2। क्या करने वाले हैं हम फाइंड आउट करने वाले हैं स्टेप नंबर 2। व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 2? फाइंड n। व्हाट इज n? मल्टीपल इंटीजर। हमें क्या करना है? पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लगाया, अब हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। स्टूडेंट आप ये देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम लोग निकाल सकते हैं। क्या मैंने फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है इट इज CH3। तो CH3 के अकॉर्डिंग इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? 12 + 3 = 15 ग्राम पर मोल। यस और नो? कितना हो जाएगा? 15 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है? इट इज 30 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया, इट इज 15। तो इंटीजर n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? इट विल बी 2। क्लियर? कितनी आ जाएगी इंटीजर की वैल्यू हमारे पास में? इट विल बी 2। और अब हम परफॉर्म करने वाले हैं हमारा स्टेप नंबर 3। व्हाट इज द स्टेप नंबर 3? स्टूडेंट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। बट क्या हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है, CH3। क्या हमें n इंटीजर की वैल्यू पता चल गई है? दैट इज 2। हमने अभी लिखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो हम CH3 में हर सब्सटेंस को नंबर ऑफ एटम का ट्वाइस कर देंगे। ये हमारे पास में हो जाएगा C2H6। कितना हो जाएगा? C2H6। आप क्या करो, जो भी आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है उसके हर नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम का ट्वाइस कर दीजिए, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट इज दिस क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? हमें करना क्या है? पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने अवेलेबल है बोर्ड पे। स्टेप 1 एलिमेंट का मास जो दिया गया है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, मोल पता लगाइए, मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो निकालते ही आपके पास में एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैलकुलेट कीजिए। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कीजिए, n की वैल्यू आ गई। एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं उनको n फैक्टर से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पर बेस्ड। सो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने ये जाना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना होता है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे और इसी मोल कंसेप्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।